हेलो दोस्तों। तो हम पहुंच गए क्लास 11th केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11th का पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट 5 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने तोड़ तोड़ के मोल कंसेप्ट के सारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी करी है। उसके अलावा हमने लेक्चर्स के बीच में ही नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं और कुछ टॉपिक्स में मैंने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग से एक वीडियो भी बनाई है। मोल कंसेप्ट के सारे लेक्चर्स की वीडियो की लिंक मैं चैनल इस डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के लिंक में दे दूंगा, जहां से आप अगर आपका मोल कंसेप्ट खराब है तो आप मोल कंसेप्ट के वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करके अपने मोल कंसेप्ट को की क्लैरिटी को और बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो वैसे तो जो है वो सिंगल चैप्टर है खुद में। इसका लिंकेज जनरली आपको किसी और चैप्टर से नहीं मिलेगा। जैसे कि मोल कंसेप्ट तो जो चैप्टर है हमारा वो स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, क्लास 12th में अगर हम जाएंगे तो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हर जगह काम आता है मोल कंसेप्ट। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो खुद में एक जो है सिंगल चैप्टर है। हालांकि कुछ कुछ लिंकेज इसकी जो बेसिक्स हैं वो पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग में भी देखे जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं मोटा मोटा तो 90% इसके सवाल खुद में ही बनते हैं। मतलब इसके सवाल किसी दूसरे चैप्टर से लिंक नहीं होते जनरली 90%। लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स में तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आप क्लास 11th में अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स जो कि नीट में लगभग मॉडर्न फिजिक्स की वेटेज 25 से 30 नंबर की होती है नीट की फिजिक्स में। कभी कभी ये डाटा 25 से 35 भी चला जाता है। अगर मैं मिनिमम से मैक्सिमम रेंज लिखूं तो 25 से 35 सवाल, 25 से 35 नंबर, यानी अगर हम करें तो 6 से 7, 6 to 7 क्वेश्चंस कवर करता है। तो मॉडर्न फिजिक्स आपको 90% ईजी लगेगी अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th में अच्छे से पढ़ लिया है। तो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में थोड़ा सा हम सोच लेते हैं पहले से, ताकि दिमाग में बर्डन ना पड़े। ये बहुत ही एक इजी सा चैप्टर है, मोल कंसेप्ट की तरह। कोई इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। इसके सवाल ज़्यादातर नीट में 95% इसके सवाल फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेंगे आपको नीट में। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। कंसेप्चुअली भी हम इसको समझेंगे ताकि अगर नीट में कोई बढ़िया सवाल आया हो या आगे बने तो हम उसको अच्छी तरीके से डील कर सकें। क्या हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम वैसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है बुक्स में जनरली। पहला तो इसके विभिन्न तरीके के मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स, जैसे कि सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर कुछ थ्योरीज आई उससे रिलेटेड, फिर उन थ्योरीज पे बेस्ड जो है बोहर का मॉडल आया, और फिर लास्ट में जो अब हम जो लेटेस्ट पढ़ते हैं वो होता है क्वांटम मॉडल, जो कि लेटेस्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, और उसके प्रिंसिपल्स। क्वांटम मॉडल और उसके प्रिंसिपल्स। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो पहले के मॉडल्स थे, जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल और बोहर्स मॉडल, वो सब पहला पार्ट है अगर आप बुक्स में देखोगे, और सेकेंड पार्ट है क्वांटम मॉडल। तो इन्हीं सब चीज़ों के आसपास हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चलेगा। इसको हम तोड़ तोड़ के इसके वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। आज के वीडियो लेक्चर में देखते हैं कहाँ तक हम कर पाते हैं, उसके आगे और चीज़ों को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझने से होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। डिस्कवरी कैसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी स्टडी ऑफ कैथोड रेज से। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट आपकी कई बुक्स में और आपके कोचिंग मॉड्यूल्स में दे रखा होगा। अगर आप कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नीट में या स्कूल एग्जाम्स में इसके ऊपर कोई खास सवाल नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और मास जो होता है वो इसका हाइड्रोजन का 1/1837 होता है कंपैरिजन में टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन। अगर हम मास केजीज में लेके जाए तो मास होता है इसका केजीज में 9.1 × 10⁻³ kg।
ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा ये वाला मास। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी स्टडी ऑफ एनोड रेस से। प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास नियरली हाइड्रोजन एटम के बराबर ही होता है। मास अगर हम केजीज में लेके जाएं तो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻21 kg प्रोटॉन का, और नियरली ही न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है लगभग। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कैसे ऑब्टेन होता है? बम्बार्डमेंट ऑफ द लाइट पार्टिकल्स विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है होता है हीलियम, जिसका चार्ज +2 और मास 4u, u होता है एटॉमिक मास यूनिट। A neutron may be defined as that fundamental particle which carries no charge। ये तो मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूंगा, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स ऑब्टेन होता है लाइट पार्टिकल के ऊपर, जैसे आपने अल्फा पार्टिकल मारा तो उससे जो न्यूट्रॉन निकलेगा उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, और मास जो होता है वो नियरली प्रोटॉन के बराबर ही होता है, यानी प्रोटॉन का हाइड्रोजन के बराबर होता है और इसका भी हाइड्रोजन के बराबर होता है। तो ये थे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हमने जाना, जो कि बेसिक आपको पता होना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के। आगे हम बढ़ते हैं कि कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो उसके बारे में हमें पता चला, डिफरेंट मॉडल्स कैसे कि कौन सा मॉडल सबसे पहले आया, फिर वो क्यों फेल हुआ, फिर आगे उसके बाद कौन सा मॉडल आया, फिर वो क्यों फेल हुआ, फिर उसके बाद कौन सा मॉडल आया। इस तरीके से हम डिफरेंट मॉडल्स अब पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर। तो डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम्स में जो पहला मॉडल हमारा आता है वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने मॉडल दिया था। He proposed that atom was a sphere of positive electricity। ये जो एटम है ये पूरा स्फीयर जो है वो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का। In which were embedded number of electrons, जिसके ऊपर एम्बेड है, जिसके अंदर एम्बेडेड है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट होते हैं ताकि इस पॉजिटिव स्फीयर को न्यूट्रलाइज कर सकें। यहाँ पर एज्यूम किया गया है कि जो मास ऑफ एटम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ ये पॉजिटिव स्फीयर है एटम का, और इसके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रखे गए हैं। तो इस वजह से इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, कि ये जो है, जो देखा होगा ना आपने केक्स के ऊपर छोटी छोटी सी पुडिंग्स डालते हैं, तो इसलिए इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी है। ये जो है ये बहुत पुराना मॉडल है एटम का, इसको तो कुछ ही टाइम के बाद पर खारिज कर दिया गया था। किस बेसिस पर? कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बता रहा है एटम की कि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, लेकिन जो इसके बाद रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ये वाला एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो रदरफोर्ड के रिजल्ट्स आ रहे थे वो इस मॉडल से मैच नहीं कर रहे थे। वो क्या थे वो हम अभी पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, और जैसे ही हम वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आप अपने आप समझ जाओगे कि ये जो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है कि एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, ये पूरी तरीके से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मॉडल ऑफ एटम गलत है। तो आगे पढ़ते हैं हम रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आगे हम लोग रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पे। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम ने काटा जे थॉमसन ऑफ मॉडल को। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम से हमें पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। अभी तक तो हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में पता था, लेकिन अब हम लोगों को न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है वो कैसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था रदरफोर्ड ने। उन्होंने एक लेड का ब्लॉक लिया, वहां से रेडियम जो है वो कोटेड था वो, और उसके अंदर से जब ये रेस पास करी अल्फा रेस, तो जो गोल्ड फॉइल था और उसके पीछे जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन थी, जिससे कि जो अल्फा रेस जो टकराए गोल्ड फॉइल से तो उसकी प्रोजेक्शन पीछे स्क्रीन पर दिखे। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधा गोल्ड फॉइल से पास कर गए। मतलब अगर हम बुकिश स्टेटमेंट पर जाएं तो बुक में लिखा जाता है कि 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक थिन गोल्ड फॉइल एंड पास विदाउट एनी डेविएशन। डेविएशन हुई नहीं, वो सीधा निकल गए।
कुछ क्या होते हैं, कुछ परसेंटेज, फ्यू, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं ऊपर या नीचे, डिपेंड करता है वो, या तो ऊपर को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या वो नीचे को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बहुत थोड़े, अगर मैं बुक के डाटा के हिसाब से बात करूं तो 20,000 अल्फा रे पार्टिकल्स में से कोई एक पूरा का पूरा 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होकर पीछे चले जाता है। 20,000 में से कोई एक रे। तो इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम है उसके अंदर 99% रेस तो पास हो जा रही है, यानी एटम का बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है। ये एटम है पूरा, इसका ये पूरा स्पेस लगभग 99% स्पेस इज एम्प्टी ऑफ एटम, जहां पर कि जे थॉमसन का मॉडल कह रहा था कि एटम जो है उसको तुम पूरी इलेक्ट्रिसिटी का स्फीयर मानो और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है जगह जगह पर। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड कह रहा है कि 99% स्पेस एटम का एम्प्टी है, और क्योंकि 20,000 में से कोई एक रे जो है वो पूरी तरीके से 180 डिग्री घूम जा रही है और कुछ रेज जो है वो डेविएट हो जा रही हैं, तो मतलब एटम के एकदम बीच में कुछ मास कंसंट्रेटेड है। यही मास जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यही मास बनाते हैं न्यूक्लियस का। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो जब अल्फा रेज इस पर टकराती हैं, अगर वो बिल्कुल सेंट्रल में टकराए तो 180 डिग्री पूरा घूम जाएगी, और अगर एकदम पास से निकले तो कुछ एंगल से, क्योंकि अल्फा रेज जो है वो सेम, वो भी पॉजिटिव है। अल्फा रेज के अंदर +2 चार्ज होता है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये +1 चार्ज है। तो चार्ज मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों अगर एक दूसरे के पास आएंगी तो ये इतनी बेसिक फिजिक्स तो तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि दो सिमिलर चार्जेस होते हैं तो वो आपस में रिपेल करते हैं। तो ये तो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंगल थोड़ा सा इसका ऊपर चला जाएगा। तो उन्होंने पहला तो ये बताया कि 99% स्पेस एम्प्टी है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस जिसके अंदर मास कंसंट्रेटेड है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है एटम के। चौथा उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल मास होता है, मास जो होता है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक तो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो इसकी अट्रैक्शन की जो फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव और इसकी न्यूक्लियस की पॉजिटिव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, जो ये जो फोर्स है, ये जो पास आने वाली फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि तुम फिजिक्स में पढ़ते हो उससे बैलेंस हो जाएगी। तो ये कुछ बातें जो थी वो रदरफोर्ड ने कही। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम कैसे पता करते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है किसी एलिमेंट का वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये फॉर्मूला तो ऑलवेज वैलिड। अगर आपको न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ये पता है तो आप उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता सकते हो। अगर 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो 10 उसका एटॉमिक नंबर है। अगर 25 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो 25 एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का है। ये एक न्यूट्रल एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है, लेकिन न्यूट्रल एटम के अंदर अगर एटम के पास नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर यही वैलिड है हमेशा, ऑलवेज, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब होता है एटॉमिक नंबर जब एटम न्यूट्रल। मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। ये तो हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही समझ चुके थे। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हमें कोई एक्स एलिमेंट दे रखा है और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है और नीचे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, तो जिसे हम कहते हैं कि शायद कुछ ऐसा कहते हैं ना, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो अगर ऊपर की तरफ अगर लिखा हुआ है
तो मास नंबर है वो, और अगर नीचे की तरफ लिखा हुआ है तो एटॉमिक नंबर है। जैसे कि अगर क्लोरीन की बात अगर हम करें तो ऊपर अगर जो है वो क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख लेते ना, कौन सा लेते हैं, यहीं से उठा लेते, कैल्शियम। कैल्शियम का ऊपर 40 लिखा हुआ, नीचे 20, तो मतलब 40 इसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर इसका 20 है। ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर सेम एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर जिनका हो, एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे कि ये हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसके अंदर क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है और ट्रिटियम का मास 3 होता है। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे भाई, प्रोटॉन्स तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो प्रोटॉन हमेशा 1 ही होगा। तो बढ़ क्या रहे हैं मास नंबर में? मास नंबर में हमारे न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आइसोटोप का उल्टा है, इसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा पर मास नंबर सेम होगा। जैसे कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का जो मास नंबर है वो 40-40-40 ही होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के न्यूट्रॉन सेम है। देखो 14 मास नंबर है, 6 माइनस करो, 6 जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन के बराबर होता है, तो मास नंबर में से अगर प्रोटॉन माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 14 में से 6 माइनस किया 8, 15 में से 7 माइनस किया 8, 16 में से 8 माइनस किया तो 8। तो आइसोटोन्स वो हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। चौथा एक और होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये तो समझ ही गए होगे अब तुम नाम से, जिस तरीके से आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उस तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके जैसे क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि 4 तुम्हें एलिमेंट दे देंगे और उनमें पूछेंगे कि इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं, ए बी, बी सी, सी डी या ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से या पूछ लेंगे कि इनमें से बता दो इन 4 ऑप्शन में से कि कौन से आइसोबार्स हैं, वो बताने पड़ जाएंगे। तो उस आइसोबार्स में क्या करोगे कि देख लेना जिनका मास नंबर सेम हो वो आइसोबार्स होंगे, या आइसोटोन्स पूछ लेगा वो, तो तुम्हें मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस करोगे तो तुम्हें न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके के छोटे मोटे सवाल अभी रिसेंट में तो नहीं आए हैं, पर पुराने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टॉपिक से छोटे मोटे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक वैसे भी एटॉमिक मास के कंसेप्ट से आगे मॉडर्न फिजिक्स जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो उसमें ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं।